जीवन अमारो। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड के बारे में ध्यान दीजिए। ब्लड है और रिचेस्ट, बर्ड्स है और रिचेस्ट ब्लड। बर्ड्स का जो ब्लड होता है वो रिचेस्ट होता है, ऐसा माना जाता है। एनिमल किंगडम में सबसे रिचेस्ट ब्लड। अब रिचेस्ट का मतलब क्या हुआ? अमीर। अमीर तो है, लेकिन किस चीज से अमीर? ये पैसे से अमीर थोड़ी ना होंगे। ये किस चीज से अमीर होंगे? ये अमीर का मतलब है, रिचेस्ट का मतलब है कि आरबीसी के नंबर पर यूनिट ब्लड में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीसी पर ब्लड इन एंटायर एनिमल किंगडम, पूरी प्राणी सृष्टि में पर यूनिट ब्लड में आरबीसी की संख्या सबसे ज्यादा विहगों में या एब्स में होती है। इसलिए इनके ब्लड को रिचेस्ट ब्लड कहा जाता है। समझे मेरे राजा बेटा? ये बहुत सिंपल सी बातें हैं, याद रखिएगा ये सभी पॉइंट। रिचेस्ट का मतलब ये नहीं है कि ये अंबानी बन गया, क्लियर? इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा आरबीसी वाला है। सबसे ज्यादा आरबीसी पर यूनिट ब्लड में पूरे प्राणी सृष्टि में किसी में पाई जाती है तो वो है विहग। और क्यों होता है ऐसा आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि इनको उड़ने के लिए मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के साथ साथ वायु भी चाहिए। वायु नहीं होगी तो एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड तो O2 ही करता है, ठीक है? तो जब आरबीसी O2 को जोड़ेगी नहीं तो कहाँ से O2 मिलेगी पूरी बॉडी? सिंपल सी बात है, सोचा करो। ओके, आरबीसी कैसी होती है? सिंपल सी बात है, अभी तक भी न्यूक्लिएटेड चल रही है, फॉस्फोरेट होगी, ओवल होती है, बाइकॉर्बिट्स होती है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये याद रखिएगा, इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीसी पर यूनिट ब्लड इन एंटायर एनिमल किंगडम, पूरी प्राणी सृष्टि में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आरबीसी पर यूनिट ब्लड में अगर किसी में होती है तो वो भी हर्बो में होती है, इसलिए इसको रिचेस्ट ब्लड बोलते हैं, इनकी ब्लड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद आता है एक क्वेश्चन देख लेते हैं, रिचेस्ट ब्लड इन एनिमल किंगडम क्यों कहा जाता है? जैसे कि मैंने पहले बता दिया, क्या बोला आपने? आरबीसी पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड हैज मोर आरबीसी, ठीक है? इसीलिए ये रिचेस्ट ब्लड कहा जाता है कि एक यूनिट ब्लड में, एक बूंद में, पूरे प्राणी सृष्टि में किसी की भी एक बूंद ले लो तो उसके अंदर सबसे ज्यादा आरबीसी अगर किसी की मिलेगी तो किसके खून में मिलेगी, किसके ब्लड में मिलेगी? बर्ड्स के ब्लड में मिलेगी। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब बात करते हैं हम इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र की। इनमें उत्सर्जन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए पेयर ऑफ किडनीज पाई जाती है, यानी कि इनमें किडनी जो होती है जोड़नी होती है, ठीक है? और किडनी का काम क्या है? उत्सर्जन तथा ऑस्मोरेगुलेशन, आपूर्ति नियमन, बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा को बनाए रखना, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। और एक्सक्रीशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट से उनको भी एक्सक्रीट करना है। तो इनमें ध्यान दीजिएगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मेनली यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड के बारे में मैंने कहा था लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम जहरीला, ठीक है? सबसे कम पानी की रिक्वायरमेंट इसको एक्सक्रीट करने के लिए। और तीसरा, इट इज सेमी सॉलिड वेस्ट। ओके, यूरिक एसिड, ये यूरिकोटेलिक होते हैं, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर, यानी मूत्राशय में ये राजी होगा, मूत्र इकट्ठा नहीं होता है, कोथली नहीं होती है, मूत्राशय नहीं होता है। क्यों? इसका भी रीजन समझ जाओगा। जब उड़ना है तो फिर हल्का बनना पड़ेगा ना। अब मूत्र को इकट्ठा करके थोड़ी ना उड़ेगा, उड़ेगा तो फिर भारी हो जाएगा ना। तो मूत्राशय दिया ही नहीं नेचर में इनको कि मूत्र कहाँ से इकट्ठा करोगे, इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, बन रहा है निकाल दो, ठीक है? यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मूत्राशय हाजिर होता है और यूरेटर्स ओपन इनटू क्लोएका, डायरेक्ट जो मूत्र वाहिनियां हैं, मूत्र नलिकाएं हैं, वो डायरेक्ट किसमें खुल रही है? अवसारणी में खुल रही है, मूत्राशय में नहीं। मूत्र नलिकाएं मूत्राशय में नहीं खुलकर डायरेक्टली बाहर अवसारणी में खुलती है, मूत्राशय तो है नहीं, ठीक है? इसीलिए तो हमने अवसारणी कहा, मध्यवर्ती नहीं कहा। हमने कहा है ना कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वही खुलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में वही खुलेगा। और अब ये देख लो, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मूत्र भी वहीं से डायरेक्ट निकलेगा,
इसीलिए उसको मल द्वार नहीं कहकर क्या कहा, क्लोइका या अवसारणी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सिस्टम में चलते हैं। अब आता है इनका बहुत ही डेवलप, बहुत ही अच्छा नर्वस सिस्टम। देखो बेटा, इनकी नर्वस सिस्टम में हमने पहले भी कहा है कि जितने भी एम्नियॉन्स होते हैं उनके अंदर कितनी जोड़ी नर्व्स होती है, 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स, जिनमें कौन कौन आते थे, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो इन तीनों में 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स होंगी, क्रेनियल नर्व्स होंगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो चेता कोशों के नंबर या मस्तिष्क चेताओं के नंबर इसमें कितने होंगे, मस्तिष्क चेताओं के नंबर 12 जो, और ब्रेन जो होता है इनका लार्ज होता है, वेल डेवलप्ड होता है, देख सकते हैं आप, सेरिबेलम अलग से, ठीक है, सेरिब्रम अलग से, यहाँ पर ऑप्टिक लोब भी पाए जाते हैं, वेल डेवलप्ड ऑप्टिक लोब एंड सेरिबेलम। सेरिबेलम हमसे भी ज्यादा डेवलप होता है। सेरिबेलम मतलब मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क जो होता है उसमें पाया जाता है ना। क्या काम करता है सेरिबेलम, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। जब ये उड़ेंगे तो बैलेंस बनाए रखने का काम इनके ब्रेन में मौजूद ये सेरिबेलम ही करता है। जब ये डायरेक्शन चेंज करेंगे उड़ते उड़ते, हाँ, तो इतना शार्प मेंटेनेंस अगर चाहिए तो सेरिबेलम को क्या होना पड़ेगा, वेल डेवलप्ड होना ही पड़ेगा। और ऊपर से नीचे देखते हैं इनकी दृष्टि भी बहुत एकदम टेलीस्कोपिक विजन होता है इनका, बहुत ऊंचाई से भी ये छोटी से छोटी चीज को नीचे देख पाते हैं। इसकी वजह से क्या है कि इनका ऑप्टिक लोब भी क्या है, वेल डेवलप्ड है। तो ये दोनों ही ऑप्टिक लोब एंड सेरिबेलम दोनों ही में वेल डेवलप होते हैं, हमारे से भी ज़्यादा डेवलप होते हैं। हम भी जब चलते हैं तो हमारा बैलेंस कौन बनाए रखता है, सेरिबेलम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो अल्कोहल ड्रिंकर्स होते हैं उनके अंदर सबसे पहले इफेक्ट किस में जाता है, सेरिबेलम में ही जाता है। इसलिए उनकी चाल वाल क्या हो जाती है, इधर उधर लगने लगते हैं, उनकी चाल बेवहन लग जाती है। चाल बहकने का कारण क्या है, सेरिबेलम पर इफेक्ट किया अल्कोहल ने डायरेक्ट, तो चाल बहकने लगी। बोल रहे हैं तो मसल्स, जीभ भी इधर उधर अपने साथ नहीं दे रही, कारण क्या है, सेरिबेलम में प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, सेरिबेलम कंट्रोल नहीं कर पा रहा है पूरा। ठीक है, तो वही चीज़ है, इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना, बैलेंस मेंटेन रखना, ठीक है, स्टैटिक्स मेंटेन रखने का काम सेरिबेलम करता है हमारे में भी। लेकिन हमसे भी ज़्यादा डेवलप इनके अंदर है, क्योंकि इनको एकदम से तेज उड़ते उड़ते डायरेक्शन चेंज करनी है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, सेरिबेलम को मोर डेवलप बनाया नेचर में इनके अंदर, याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की पढ़ते हैं, सेंस ऑर्गन्स। क्योंकि हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नर्वस सिस्टम के साथ साथ सेंस ऑर्गन भी जरूरी है। जैसे हमारे अंदर सेंस ऑर्गन कौन कौन से, हमारी आंखें, नाक, कान, मुंह, ये सब हमारे सेंस ऑर्गन हैं। तो इनमें भी वही बात करेंगे हम, आंखों की बात करेंगे, कान की बात करेंगे। ठीक है, देखिए नाक, सबसे पहले स्मेल की बात करते हैं। याद रखिए, पक्षी जो होते हैं उनकी स्मेलिंग पावर बहुत ही लूज होती है, बहुत ही कमजोर होती है, वेरी पुअर, बहुत गरीब होते हैं सूंघने के मामले में। सेंस ऑफ स्मेल इज यूजुअली पुअर। इनमें सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही पुअर होती है, बहुत कमजोर होती है। लेकिन एक ऐसा जीव है कीवी, जो आप सुने होंगे इसका नाम, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं कीवी। ये जो होते हैं, उनकी जो चोंच होती है ना, चांच, उस चांच के टर्मिनल पॉइंट पर ये सेंस ऑर्गन जो स्मेल के लिए होते हैं वो पाए जाते हैं। स्मेल फॉर फाइंडिंग फूड, और उस स्मेल की जो क्वालिटी है उसी का इस्तेमाल करके जो ये फूड को ढूंढने का कार्य करता है कीवी। याद रखिएगा, कीवी जो होता है ये सेंस ऑफ स्मेल के लिए, सेंस ऑफ स्मेल का इस्तेमाल किसके लिए करता है, फूड फाइंडिंग के लिए करता है। जो फूड है उसको फाइंड ये सूंघ के करता है। क्लियर, कीवी के अंदर ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी सभी के अंदर स्मेल की पावर क्या है, बहुत ही कमजोर। दूसरे नंबर पे आते हैं आइस के बारे में। आइस के बारे में देखिए जरा, आइज के बारे में देखिए। आइज आर यूजुअली लार्ज, इनकी आंखें जो होती है लार्ज होती है, और विथ निकेटिंग मेम्ब्रेन। ये अपनी आंखों में इनमें कैमरे की तरह क्या होता है, पर्दा होता है, खड़ा बंद भी हो जाएगा, चालू भी हो जाएगा, बंद हो जाएगा, चालू हो जाएगा। जब चाहेंगे अपनी आंखों को ढक सकते हैं, जब चाहें वापस से खोल सकते हैं। ऐसे पल के झपकाएंगे नहीं, निकेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है इनमें, याद रखिएगा, इट इज इम्पोर्टेंट।
और इसके अलावा इनकी आई साइट जो होती है बहुत ही शार्प होती है, टेलीस्कोपिक विजन होता है, 1000 किलोमीटर तक ऊपर उड़ेंगे, ये काफ़ी ऊपर उड़ेंगे, कई मीटर तक ऊपर होने के बाद भी ये नीचे एक छोटी सी चींटी को भी, दो चींटियाँ चल रही है तो दोनों में डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं और बड़े शार्प तरीके से ये टेलीस्कोपिक विजन इनका बोला जाता है। एक्यूट एंड टेलीस्कोपिक विजन इज प्रेजेंट इन बर्ड्स। क्यों होता है ऐसा, ध्यान से सुनिए। ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए या उसको देखने के लिए ये क्या करते हैं, इनकी दृष्टि जो होती है बहुत शार्प होती है। ओके, जब ये उड़ते रहते हैं तब भी ये अपने शिकार को बड़े आसानी से देख लेते हैं। कारण क्या है, कारण है इनके अंदर एक जो ऑप्टिक नाम है, जो ब्लाइंड स्पॉट है, उसके पास में एक बहुत ही वेस्कुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है, हाईली वेस्कुलर, जिसमें ब्लड सप्लाई हाई होगी, जिसे बोलते हैं पेक्टेन। ये जो यहाँ पर ये नजर आ रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर जो ब्लाइंड स्पॉट के पास में है, पेक्टेन कहते हैं इसको। और ये जो पेक्टेन स्ट्रक्चर है, ये क्या काम करती है इनमें, ये इनकी आंखों को लगातार न्यूट्रिशन देने का काम करती है। आंखों को लगातार पोषण मिलता रहेगा और ब्लड वेस्कुलर सप्लाई हाई होने की वजह से ब्लड वहां पर सप्लाई फुल रहेगा तो न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेगा। तो पेक्टेन ब्लड सप्लाई का काम करेगा, सॉरी न्यूट्रिशन सप्लाई का काम करेगा, क्योंकि वो कैसा है, हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर है। पेक्टेन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हैंगिंग फ्रॉम द रीजन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट, जो आंखों का, देखिए आंखों के अंदर ये लेंस है, ठीक है, ये निफ्रेटिक मेम्ब्रेन बताई गई है, ये ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट के यहाँ से पेक्टेन निकल रहा है, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। तो ये पेक्टेन जो है हाई वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो क्या काम करता है, आंखों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करता है। नंबर 2, इसके अलावा जो इनके कान होते हैं, अब ये देखो इसके अंदर पेक्टेन पाया जाता है सभी पक्षियों में, केवल एक पक्षी है बेटा, कीवी, नाम सुना होगा, इसका साइंटिफिक नेम है एप्टेरिक्स। साइंटिफिक नेम क्या है, एप्टेरिक्स, या कीवी के अंदर ये पेक्टेन अनुपस्थित होता है, एब्सेंट इन आइज ऑफ कीवी और एप्टेरिक्स। याद रखिएगा, कीवी जिसका साइंटिफिक नेम है एप्टेरिक्स में पेक्टेन एब्सेंट होता है, इट इज एक्सेप्शन, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, आप कानों की बात कर लेते हैं। कान जो होते हैं उनमें एक्शन ओपनिंग होती है एंड लार्ज कर्व कोक्लिया विद ऑर्गन ऑफ कोटाई। इनके अंदर ऑर्गन ऑफ कोटाई, जैसे हमारे कान में भी ऑर्गन ऑफ कोटाई पाया जाता है, कोक्लिया होता है, इनमें भी वैसे ही कोक्लिया विद ऑर्गन ऑफ कोटाई प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। चलिए, ये हो गए इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स के बारे में। कोई क्वेश्चन आ गया, पेक्टेन इज एब्सेंट इन द आइज ऑफ, अभी अभी बताया था, बता दीजिए आप, ये कीवी है भाई, ठीक है, इसके अंदर इसकी आंखों में ये फ्लाइटलेट बर्ड है, उड़ नहीं सकता है, तो उड़ नहीं सकता तो ऊपर से देखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, तो पेक्टेन एब्सेंट कर दिया नेचर ने इनके अंदर। सबके रीजन होते हैं, नेचर ने जो भी चीज़ बनाई है उसके पीछे बहुत सारे रीजन, ठीक है, ऐसे नहीं बना दिए। इनमें पेक्टेन क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये उड़ते तो है नहीं, फ्लाइटलेट बर्ड है, तो क्या जरूरत है इतना ज़्यादा देखने की, ठीक है, जितनी जरूरत है उतना देखो, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखिए, पेक्टेन इज एब्सेंट इन द आइज, कौन किसकी आइज में एब्सेंट होता है पेक्टेन, एप्टेरिक्स या कीवी की आंखों में एब्सेंट होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ा है पहले से, है ना। चल, और याद रखिए फ्लाइटलेस बर्ड होता है, उड़ नहीं सकता है, फ्लाइटलेस, तो जब उड़ेगा नहीं तो देखने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो पेक्टेन एब्सेंट। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं आगे। अब आते हैं उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, प्रजनन तंत्र के बारे में। देखिए बेटा, इनके अंदर भी आपको याद रखना है, मेल और फीमेल को आप आसानी से पहचान सकते हो कि नहीं। अरे एक तरफ मुर्गा एक तरफ मुर्गी है तो आप पहचान सकते हो ना कि मुर्गी मुर्गा, ठीक है। ऐसे मोर और मोरनी को भी पहचाना जा सकता है। तो इनमें कहने का मतलब सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग, आसानी से पहचाना जा सकता है। सेक्सुअल डायग्नोस्टिक इज वेल ऑफ मार्क, आसानी से देख कर कह सकते हैं कि ये मेल है और फीमेल है। और एक बात को याद रखना बेटा, इसमें इनमें जनरली जो मेल होते हैं ना, मेल ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, फीमेल ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती है।
देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बर्ड्स में मेल ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, फीमेल कम खूबसूरत होती है। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, अभी हमारे केस में देख लीजिए, इवोल्यूशन जैसे हमारे अंदर होता गया, हमारे अंदर चेंज हो गया, फीमेल में ज़्यादा खूबसूरती आ गई, मेल बदसूरत हो गए, बदसूरत भी नहीं हुए, कैसे हो गए, थोड़े से कम खूबसूरत हो गए, है ना। तो ये भी इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, मेल जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, फीमेल कम खूबसूरत होती है। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि मोर नाच रहा है, मोर नहीं नाच रही, वो बेसिकली मोर ही होता है जिसमें इस तरह से वो अपनी पूरी पंखों को फैलाकर नाचता है, वो मोर ही होता है। ठीक है, मोरनी नहीं होती। चलिए अगला प्रोडक्ट देखते हैं नेक्स्ट, इसी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए बेटा, इनके मेल में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। मेल के अंदर पेयर ऑफ एब्डोमिनल टेस्टिस वृषण होंगे, लेकिन हमारी तरह नहीं होगी। हमारे में क्या होता है, हमारे में जो वृषण होते हैं वो एब्डोमन यानी हमारे उधर से बाहर निकलकर वृषण पोतली में आ जाते हैं, बरोबर। इनमें अंदर ही होंगे, एब्डोमन के अंदर ही होंगे, यानी ए पेयर ऑफ एब्डोमिनल टेस्टिस आर प्रेजेंट। जो टेस्टिस होंगे, वृषण होंगे, वो बॉडी के अंदर ही होंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। मेमल्स में हम पढ़ेंगे कि हमारे टेस्टिस कहाँ निकल रहे हैं, वृषण पोतली में, एब्डोमन के बाहर, उधर गुहा के बाहर लटके होते हैं। ठीक है, इनमें ऐसा नहीं है, इनमें एब्डोमेन के अंदर ही टेस्टिस पाए जाते हैं, बाहर नहीं नजर आएंगे। एंड पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट, जब पेयर में टेस्टिस है तो दोनों टेस्टिस से क्या निकलेगी, स्पर्म डक्ट्स निकलेगी। ओके, पहली बात। दूसरी बात, मेल के अंदर जनरली कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते, जो कोपुलेशन के लिए, जैसे हमारे अंदर पेनिस होता है मैमल्स में, इनके अंदर ऐसा कोई कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। ओके, एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स, डक्स एंड गीज, इनमें कोपुलेटरी ऑर्गन पाए जा सकते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड्स अभी पढ़ेंगे हम, याद रखिएगा, ऑस्ट्रिच हो गया, कीवी हो गया, हाँ, ये सब जो है फ्लाइटलेस बर्ड्स जो है उनमें जरूर कोपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है। डक्स बतखों में भी पाया जाता है, गीज में भी पाया जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे डिस्कस करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल में क्या होता है, फीमेल के अंदर याद रखिए है सिंगल फंक्शनल लेफ्ट ओवेरी। हमारे में हमने पढ़ा है ह्यूमन की फीमेल जो होती है उनमें 2 ओवेरी होती है, इनमें 2 की जगह एक सिंगल ओवेरी फंक्शन होती है। दूसरी ओवेरी अगर होगी तो वो या तो रिड्यूस्ड होगी या होगी ही नहीं। ठीक है, जो इनमें ओवेरी है, ओवेरी का मतलब क्या है, अंडाशय। अंडाशय इनमें या तो नहीं होगा या 2 की जगह केवल एक अंडाशय पाया जाता है, दूसरा अंडाशय या तो बहुत रिड्यूस होगा या नहीं होगा। ठीक है, ओविडक्ट उससे निकलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों ऐसा हुआ कि 2 ओवेरी नहीं बनी। अरे भाई बॉडी को लाइट बनाना है, हल्का बनाना है, तो एक ओवरी से जब काम चल रहा है तो 2 क्यों करें। ठीक है, एक ही ओवरी फंक्शन होती है, दूसरी ओवरी फंक्शन नहीं होती है, और वो भी कौन सी साइड की, लेफ्ट साइड की फंक्शन होती है, राइट साइड की फंक्शन नहीं होती है या एब्सेंट होती है। देयर ओवरी एंड ओविडक्ट ऑफ द राइट साइड आर एब्सेंट, गोनोडक्ट लीड्स टू क्लोएका, और ये दोनों डक्ट, ओविडक्ट और स्पर्म डक्ट दोनों निकलेगी। अब मेल होगा तो मेल के अंदर जो टेस्टिस है वहां से क्या निकलेगी, स्पर्म डक्ट जाके कहाँ खुलेगी, क्लोएका में। फीमेल होगी तो उसमें ओवरी होगी, ओवरी के अंदर से क्या निकलेगी, ओविडक्ट जाके कहाँ खुलेगी, क्लोएका में। जैसा मैंने पहले कहा कि इनमें अलग से ओपनिंग नहीं है, वही अवसारणी, वही क्लोएका कॉमन ओपनिंग है फॉर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फॉर द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, सिंगल ओवरी प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करते हैं सॉरी, जब हम बोल रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का हो गया, मेल गैमेट फीमेल गैमेट बन गए, अब फर्टिलाइजेशन होगा ना भाई, निषेचन होगा। निषेचन होगा तो वो कैसा होगा, कोपुलेटरी ऑर्गन तो है नहीं। फिर भी याद रखिए इनमें जो पॉपुलेशन होता है वो क्लोइकल अपोजिशन से होते हैं। मेल और फीमेल अपने दोनों के जो क्लोइका होते हैं, अवसारणी होते हैं, उनको एक दूसरे के पास ले आते हैं, और जो मेल होता है उनकी जो स्पर्म होते हैं वो डायरेक्ट उसके क्लोइका में सेंड कर दिए जाते हैं। ठीक है, कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं है, हाँ, लेकिन मर्द द्वार की जगह पर अवसारणी है,
दोनों की अवसारणी पास पास आएगी और मेल अपनी अवसारणी से स्पर्म जो होंगे वो स्पर्म डक्ट के थ्रू इसके अंदर डाल देगा, जो कॉपुलेशन हो गया। तो क्लोइकल अपोजिशन के द्वारा इनमें कॉपुलेशन होता है। क्यों? क्योंकि कॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट है ही नहीं। ओके, तो अब फीमेल की बॉडी में चले गए इसको, तो बताओ फीमेल की बॉडी में डेवलप हो रहे हैं, अगर फर्टिलाइजेशन वहाँ हो रहा है, वैसे फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अंतःफलन। ठीक है, याद रखिएगा इनमें अंतःफलन पाया जाता है, क्लोइकल अपोजिशन होता है। ज़्यादातर बर्ड्स अंडे देते हैं, यानी अनप्रजनक होते हैं, ओविपेरस होते हैं। कुछ बर्ड्स बच्चे भी देते हैं, वो भी बात करेंगे आगे। इनके अंडे जो होंगे वो कैसे होते हैं? कैल्केरियस शेल वाले होते हैं, यानी उनके अंदर क्या पाई जाती है? ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई शेल पाई जाती है और उनके अंदर योग से काफ़ी मात्रा में होगा, ताकि बच्चे को इम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है उसको क्या मिल सके? न्यूट्रिएंट्स मिल सके। ओके, और आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि पक्षी जो होते हैं अपने अंडों को हैच करके रखते हैं, कुछ दिनों तक उन पर बैठे रहते हैं, उनको गरमाट देते हैं, इंक्यूबेट करते हैं। ठीक है, तो दे नीड टू इंक्यूबेशन, दीज नीड इंक्यूबेशन एट ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय द पेरेंट्स। ये अंडे जो होते हैं इनको इंक्यूबेशन की जरूरत पड़ती है पेरेंट्स के थ्रू। ठीक है, वो इनके ऊपर बैठ कर इनको क्या करते हैं? हीट देते हैं, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन बनाए रखते हैं, ताकि बेबी जो है उनमें डेवलप होते रहें। ओके, देखिए यहाँ पर ये अंडे टूट रहे हैं और इनमें से बेबीज निकल रहे हैं। इनके ऊपर की जो कवरिंग है, ये कौन सी कवरिंग होती है? कैल्केरियस शेल बोलते हैं इसको। चलिए, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, क्लोइकल अपोजिशन के थ्रू ये कॉपुलेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और इनमें योग से ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, कैल्केरियस शेल इज प्रेजेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं डेवलपमेंट। जो एग है, जो बच्चे हैं, जो उनके निकलेंगे, उनका जो विकास है कैसे हो रहा है, परिवर्तन कैसे हो रहा है? इट इज डायरेक्ट एंड पेरेंटल केयर इज वेल मार्क्ड। डेवलपमेंट डायरेक्ट, यानी कोई लार्वल फेज नहीं होती, डिम्बावस्था नहीं पाई जाती है। हमने पढ़ा है कि उभयजीवियों में और मछलियों में डिम्बी अवस्थाएं पाई जाती है, तो ऐसे डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। जबकि इनमें कोई डिम्ब अवस्था नहीं है, इसका मतलब डेवलपमेंट कैसा होगा? डायरेक्ट। और ये अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो पेरेंटल केयर भी इनमें देखी जा सकती है। दूसरी बात, जब बेबी अंडे के अंदर डेवलप हो रहा है तो उसके अंडे में भी क्या होगी? क्योंकि ये भी एम्नियोटिक ग्रुप में आते हैं पक्षी भी, तो इनमें भी क्या होगी? 4 एम्नियोटिक मेम्ब्रेन पाई जाएगी, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और यॉर्कशेक। इनमें भी इनका वही काम होगा जो हमने सरीसृपों में पढ़ा। यॉर्कशेक न्यूट्रिशन देने का काम करेगी, एलेंटोइस वेस्ट मटेरियल को स्टोर करेगी, एमनियन जो भ्रूण है उसके लिए वाटर इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, क्लियर? चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब रेप्टाइल्स जो थे, अब जितने भी पॉइंट अपने पढ़े, तो रेप्टाइल्स जितने भी थे, सरीसृप जितने भी थे, उनसे इसमें कौन कितने एडवांस कैरेक्टरिस्टिक आए जरा देखिए। पहला है तो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, यानी ये कैसे होते हैं? होमियोथर्मल, समतापी। ये इनका एडवांस कैरेक्टर हो गया। सरीसृपों से एडवांस कैरेक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये कैसे एडवांस कहलाए। नंबर 2, लाइट इंसुलेटिंग कोट ऑफ द फीदर्स। जो इनके पंख होते हैं, पंख के जो कोट होते हैं वो इनको कैसे बनाते हैं? इंसुलेट बनाते हैं, ताकि बॉडी में से क्या नहीं निकल पाए? बॉडी में से हीट नहीं निकल पाए या फ्लूइड जो है वो बाहर नहीं निकल पाए, टेम्परेचर मेंटेन रहे। चौथा इंपॉर्टेंट, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो और एडवांस बनाता है, इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, शुद्ध और अशुद्ध ब्लड जो होगा वो कंप्लीटली सेपरेट रहेगा। ये भी इनका एडवांस कैरेक्टर हो गया। जबकि सरीसृपों में इनकम्प्लीट 4 चैम्बर था। इसका मतलब क्या था कि वेंट्रिकल में मैक्सिमम ब्लड हो सकती थी, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ये भी एक एडवांस कैरेक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट, इनके अंदर हमने पढ़ा कि इनकी आंखें जो होती है जो कई मीटर ऊपर तक होते हैं, तो भी नीचे एक चींटी भी चल रही होती है तो उसको आसानी से देख सकते हैं टेलीस्कोपिक विजन। तो आईज आर मोर डेवलप्ड। कान में भी इसमें क्या आ गया? ऑर्गन ऑफ कोटाई आ गया, वो भी डेवलप कैरेक्टर। तो मोर एफिशिएंट आईज एंड ईयर्स आर प्रेजेंट, एक्टिव लाइफ ड्यू टू हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। और ये बहुत एक्टिव होते हैं, आलसी नहीं होते हैं।
कि इनको आलसी रहने नहीं देता इनका बॉडी, क्योंकि इनके मेटाबॉलिक रेट इतनी हाई है, इनका हार्ट बीट इतना ज़्यादा चलता है कि ये ऑलवेज एक्टिव रहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लाइफ जो होती है इनकी वो एक्टिवली होती है। ओके, याद रखिएगा क्यों होती है, क्योंकि इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई है। चलिए, तो ये एडवांस कैरेक्टरिस्टिक हुए, फिर और कुछ एडवांस कैरेक्टरिस्टिक और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जरा ध्यान से। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एव्स की। इनका जो वर्गीकरण है, देखो बेटा अभी तक मैंने कहा कि वर्गीकरण जो क्लासेज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पक्षियों के केस में आपको ये क्लासेस के नेम भी याद रखने पड़ेंगे। जब हम सरीसृप पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था एनएफसीडा, डायप्सीडा, ये सब पेराप्सीडा ये सब है, बट वो याद नहीं रखनी थी इनमें, लेकिन ये याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनता है भाई। ओके, तो देखिए जरा ध्यान से, एव्स को दो सब क्लास में डिवाइड किया गया, आर्कियोनिथीज एंड नियोर्निथीज। ऑर्निथीज को डाला है क्योंकि ऑर्निथोलॉजी बोलते ही बोलते हैं, अरे पक्षियों की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पर नियो ऑर्निथीज, यहाँ आर्की ऑर्निथीज, यानी आर्की मतलब पुराने पक्षी, नियो मतलब नए मॉडर्न पक्षी। ठीक है, नाम से पता लग रहा है। तो पुराने पक्षियों में एक एग्जांपल जो आप लोग पढ़ चुके हैं, इवोल्यूशन में भी पढ़ा है, आर्कियोप्टेरिक्स, जिसके जीवाश्म मिले हैं, जो कि लिविंग नहीं है, लुप्त हो चुके हैं। ठीक है, डायनासोर के समय में पाए जाते थे आर्कियोप्टेरिक्स। तो इसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा है ट्वेल्थ में, जो आर्कियोप्टेरिक्स था ये कनेक्टिंग लिंक कहलाता है, सरीसृप और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी कहलाता है। क्यों? क्योंकि इनमें पक्षियों के लक्षण भी है और सरीसृपों के लक्षण भी है। चोंच पाई जाती थी, स्ट्रेस पाए जाते थे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्सटिंक्ट, मतलब ये लुप्त हो चुके हैं, टूथेड बर्ड्स, मतलब चोंच थी लेकिन चोंच में दांत भी थे, विथ लिटिल पावर ऑफ फ्लाइट, और थोड़ा बहुत उड़ सकता था। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, दांत का पाया जाना किसका कैरेक्टर है, उभयजीवी, लेकिन चोंच का पाया जाना किसका कैरेक्टर है, बर्ड्स। तो ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की जो कड़ी होगी, उभयजीवी नहीं, सॉरी सरीसृप, दांत का पाया जाना सरीसृप और बर्ड्स के बीच की योजक कड़ी होगी। नियोर्निथीज, आज के बड़े जमाने में जितने भी पक्षी आप देख रहे हैं वो सब जो उड़ सकते हैं या जो नहीं उड़ सकते हैं वो सब किसमें आते हैं, नियोर्निथीज में आते हैं। तो देखिए इसके अंदर एग्जांपल कोलंबा, जिसे आप कबूतर देख पा रहे हो, कौवा, कॉर्वस, नाम याद रखना है, कॉर्वस, कौवा याद नहीं रखना है, कौवा हुआ नहीं पूछेगा वो क्या लिखेगा, कॉर्वस लिखेगा। पीजन किसको बोलते हैं, कोलंबा, ये नाम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और आगे। आर्कियोप्टेरिक्स क्वेश्चन ले लिया इन्होंने। आर्कियोप्टेरिक्स जो था वो क्या था, आर्कियोप्टेरिक्स वॉच, आर्कियोप्टेरिक्स क्या था, इवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड डायनासोर लिखा हुआ है। डायनासोर किसमें आता है, सरीसृप, भले ही सरीसृप नहीं लिखा तो क्या हुआ, डायनासोर तो लिखा है, तो ये ही उसका आंसर है। एन एंसेस्ट्रियल क्लाइंबिंग मैमल कौन होता है, नो, इन हर्बीवोरस डायनासोर था क्या, नहीं। स्मॉल कार्निवोरस डायनासोर था ही नहीं, डायनासोर बर्ड्स के बीच की कड़ी थी। तो इवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड डायनासोर, ये आंसर होगा। ठीक है, अगला बोल सकते हैं। अब देखिए नियोर्निथीज, मॉडर्न इलाके जो पक्षी हैं उनको इन्होंने 3 भागों में बांटा। तीनों के एग्जांपल्स आपको याद रखने बेटा। ठीक है, याद रखिएगा। रेटिटी, इम्पेनी और कैरिनेट, ये 3 सब डिवीजन हो गए। मॉडर्न इलाके बिग साइज के फ्लाइटलेस बर्ड्स जितने भी होंगे जो उड़ नहीं सकते, और जो कैसे होंगे टेरेस्ट्रियल, वो इसमें आते हैं। ठीक है, सेरिंग्स इनमें एब्सेंट होगा, ऑयल ग्लैंड्स भी इनमें एब्सेंट होगी, मेल के अंदर कोपुलेटरी ऑर्गन होगा, एक्सेप्शन पेनिस होगा, फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस होगा। एग्जाम्पल याद रखना है, स्ट्रुथियो ऑस्ट्रिच, क्या एग्जाम्पल है, ऑस्ट्रिच। ठीक है, और देखिए इसके अलावा इमू, कीवी, रिया, ये सारे के सारे फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं,
जो बहुत तेजी से दौड़ते हैं। ऑस्ट्रिच के बारे में पता है, इसका अंडा सबसे बड़ा होता है ना, ठीक है, याद रखिएगा। सिंगल सेल श्रुतियो, ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। रिया, कीवी, इमू, ये सब फ्लाइटलेस रनिंग बर्ड्स के एग्जाम्पल हैं। याद रखने वाली बातें हैं, याद रखिएगा पॉइंट्स को। कीवी का साइंटिफिक नेम मैंने पहले बता दिया, एप्टेरिक्स। इसी तरह इमू का भी आप लोग याद रख सकते हैं, इसका नाम है ड्राइमोसिस, ड्राइमोसिस, ठीक है, याद रखिएगा इमू का भी। और अगला पॉइंट अब चलते हैं नेक्स्ट, फ्लाइटलेस एक्वेटिक बर्ड्स, जिसमें आएगा एप्टेरोडाइट्स, पेंगुइन। पेंगुइन तो सुना ना, पेंगुइन जो जब पानी में रहते हैं, ठीक है ना, और फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं जिनमें पानी में तैरने के लिए पाए जाते हैं, फ्लिपर्स पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ठंडी प्रदेशों में अंटार्कटिक वगैरह में रहते हैं, तो इनकी बॉडी जो होती है, स्किन जो होती है, उसके ऊपर थिक लेयर ऑफ फैट पाई जाती है, ठीक है, स्किन के नीचे थिक लेयर ऑफ फैट पाई जाती है। याद रखना, एप्टेरोडाइट्स पेंगुइन का साइंटिफिक नेम, ये याद होना चाहिए। और थर्ड कैटेगरी कैनेटी, इस डिवीजन के अंदर उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं वो आएंगे। वेल डेवलपिंग विंग्स जिनमें होते हैं फ्लाइंग बर्ड्स, इनमें ऑयल ग्लैंड्स पाई जाएंगी। ऑयल ग्लैंड्स का दूसरा नाम क्या बताया था, जल्दी से बताइए, प्रीन ग्लैंड्स, ठीक है ना, प्रीन ग्लैंड्स इनमें पाई जाएंगी। प्रीन ग्लैंड कितने उपस्थित बताए मैंने, फ्लाइटलेस रनिंग बर्ड्स में, ऑस्ट्रिच, रिया, कीवी, इमू। ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट, नाम याद रखो, स्पैरो, स्पैरो को क्या बोलेंगे, पेसर, पैरट, सिटाक्यूला, ये सब एनसीईआरटी में दिए हैं। पैरट तोते का साइंटिफिक नेम, सिटाक्यूला, स्पैरो चिड़िया, चिड़िया का साइंटिफिक नेम, पेसर, पिकॉक, मोर, मोर का साइंटिफिक नेम, पावो। इसी तरह वल्चर, गिद्ध, गिद्ध का साइंटिफिक नेम, नेओफ्रॉन, ठीक है। ये सब फ्लाइंग बर्ड्स, ये सब फ्लाइटलेस बर्ड, ये भी फ्लाइटलेस बर्ड बट एक्वेटिक, नाम है पेंगुइन, एप्टेरोडाइट्स, सभी एग्जांपल्स वर्ड होने चाहिए, ठीक है। चलिए जी, तो इस तरीके से हमने ये कंप्लीट किया। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये पेंगुइन है, ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, ये ऑस्ट्रिच है। नेक्स्ट देखिए एक और, इसके बाद देखिए ये आ गया कबूतर, कोलंबा, ये आ गया पैरट, सिटाक्यूला, और देखिए ये देखिए गिद्ध, वल्चर, है ना, याद रखना। इनका साइंटिफिक नेम क्या बताया आपने, वल्चर के बारे में याद रखिए, वल्चर। और अब जो है ये देखिए पिकॉक, पाओ, जो अपना क्या है इंडिया का नेशनल बर्ड, पिकॉक, पाओ, पाओ याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, अब देखिए नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज पाओ, क्रिस्टेसस, कोलंबा, नेविया, कार्बस, स्प्लेंडेंस, सिटाक्यूला, तो सिटाक्यूला मतलब तोता, कार्बस मतलब कौवा, कोलंबा मीन कबूतर, पाओ मीन्स पिकॉक। अब वहाँ पर आपको ये नहीं दिखा वो पिकॉक इज द नेशनल बर्ड, साइंटिफिक नेम याद रखिए, बायोलॉजिकल नेम याद रखिए, पाओ स्टेटस, ओके, देख पा रहे हैं आप। चलिए